गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। आज है फ्राइडे। आज मैंने नहीं सोचा था लेक्चर रिकॉर्ड करने का, लेकिन कल वो कुछ मीटिंग मीटिंग है तो उसमें टाइम चला जाएगा, इसलिए क्या करते हैं आज ही अपलोड कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया है? अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया है। मेरी तरफ से मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया और खत्म कर दिया है। अब बचा है आपका काम। आपको क्या करना है, अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक सर्किट सॉल्व करना सिखाया था। अब वो जो बेसिक सर्किट सॉल्व करना सिखाया था वो आगे अभी कैपेसिटर्स में हमें यूज होने वाला है, तो वो आपका काम है कि आप उसे क्या करोगे, पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई तो मालिक होगा ही आपका, भगवान मालिक होगा या कोई तो होगा। लेट्स होप कौन मालिक है। आज क्या करना है अपने को? आज अपने को स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर है या एक सब चैप्टर है। मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सब चैप्टर हम देखेंगे, कैपेसिटर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले एक कुछ इसका ना बेसिक आइडिया बता देते कि है क्या कैपेसिटर्स। तो कुछ अगर एग्जांपल्स देखोगे तो कैपेसिटर्स कहाँ पर यूज होते हैं। हाँ, जैसे मान लो कभी कभी तुमने देखा होगा कि घर का जो फैन है वो काम नहीं कर रहा होता है। तुमने स्विच ऑन किया, जैसे मेरा जो फैन है भी वो नहीं काम करता, मैं स्विच ऑन करता हूँ नहीं काम करता है, ठीक है। मेरे को पता है कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी मेरा जो आलसीपन है मैं उसके कारण नहीं बनाता कभी। तो अब क्या होता है, उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि फैन को अगर जोर से घुमा के छोड़ दिया जाए तो कभी कभी फैन जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नोटिस किया होगा, फैन अगर नहीं चल रहा है तो तुम्हारे घर के जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, फैन को ऐसे से घुमाते हैं और फैन को घुमा के जब वो छोड़ देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैन जो है चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रेन में ऐसा होता है। ट्रेन में आप देखना कि ट्रेन में अगर जो कंपार्टमेंट का फैन है अगर वो नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको वो पेन से या कंघी से या किसी भी रॉड से अगर उसको ऐसे से घुमा के छोड़ते हैं तो वो फैन चलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही 10 लोगों के सामने 10 लोग वहां पे ट्रेन में बैठे हैं और तुमने वो फैन चला दिया तो एकदम इंजीनियर वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई, हम बेकार नहीं है, कम से कम हम एक रुके हुए पंखे को तो चला सकते हैं। तो इस तरह की फीलिंग आती है। एक और कहाँ देखा होगा कैपेसिटर्स, मतलब और कहाँ पर उसका यूज होता है? तो और कहाँ पर यूज होता है, कभी कभी तुमने देखा होगा ना, जनरेटर्स या जो पंप होते हैं जो फील्ड्स में यूज किए जाते हैं, जो वाटर वाटर बाहर निकालने के लिए जो पंप होते हैं, वहां पर कभी कभी क्या होता है ना, उसको स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे जनरेटर्स तुम्हारे घरों में होता होगा या जो अपने ऑफिस में है, उस तरह का जनरेटर में क्या होता है कि आपने स्विच ऑन किया और जनरेटर ऑन हो गया, ठीक है। लेकिन गांव वाले जनरेटर में अगर आप देखोगे ना तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एक्सल होता है, एक रॉड ऐसे होगा, एक ऐसा व्हील होता है बाहर लगा हुआ और उसमें एक एक्सल होता है और उसको ऐसे से घुमाना पड़ता है। ऐसे ऐसे जब घुमाते हैं हाई स्पीड में, ऐसे ऐसे घुमा के छोड़ते हैं, जब हाई स्पीड में घुमा के छोड़ते हैं ना तो उसके बाद वो जनरेटर स्टार्ट होता है। अब ऐसा क्या हो रहा है सर, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है ऐसे घुमा के? या बहुत सारे ना जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में भी अगर आप देखोगे तो कभी कभी उसका जो वो जो अरे वो जो व्हीकल्स होते हैं जो गुड्स को ले जाते हैं तो उनका कभी कभी आप देखोगे ना तो वो इंजन से स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो जो ड्राइवर होता है या वो जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो उसके बेस पर एक धागा बांधता है और वैसे खींचता है धागे को झटके से। अब जैसे धागे को झटके से खींचता है तो उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब इन सारे केसेस में अगर आप देखोगे ना तो जो मशीन था, मशीन को स्टार्ट करने के लिए वो जो घुमाने वाले मशीन हैं जैसे मोटर हो गया, फैन हो गया, इनको स्टार्ट करने के लिए या इनका मोशन इनिशिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो कि इसका रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो तो आपको बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है। अब इतना ज्यादा टॉर्क क्रिएट करने के लिए अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई चाहिए, एकदम झटके में। एकदम झटके में आपको क्या चाहिए, अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई चाहिए। अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना बैटरी के बस की बात नहीं है। जैसे मान लो वो जो कैमरा जो होता है, कैमरा अगर आपने देखा होगा तो कैमरा में एक फ्लैश होता है। तो जब भी आपको कैमरा से पिक्चर क्लिक करना होता है तो फ्लैश, उसमें आप क्या करते हो, फ्लैश उसका प्रेस करते हो तो वो फ्लैश बटन ग्लो करता है। अब वो जो फ्लैश का लाइट है अगर वो देखोगे तो बहुत ज्यादा होता है, जो कैमरे का फ्लैश का लाइट है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इतना ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करना है और तुम यूज क्या करते हो, कैमरा काम किस पे करता है? तो या तो आजकल वो चार्जिंग वाले कैमरा आते हैं या जो पहले जो कैमरा आते थे उसमें वो बैटरी आप यूज करते थे, वो जो पेंसिल की बैटरी आती थी। और वो जो पेंसिल की बैटरी है ना उसमें देखना वो 1.1 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है। अब 2 वोल्ट का बैटरी घरों में सप्लाई आता है 220 वोल्ट का।
अब वो जो 2 वोल्ट का बैटरी है, वो 2 वोल्ट का बैटरी काफी है क्या उतना रोशनी लाने के लिए? फ्लैश के टाइम में तो अच्छा खासा रोशनी होता ना, क्या मोबाइल फोन का फ्लैश इतना काम का नहीं होता, मतलब अनलेस आपके पास कुछ अच्छा फोन है। जैसे मेरा चाइनीज फोन है, डब्बा फोन है, नहीं अब डब्बा नहीं, अब चाइनीज नहीं है, अब मोटोरोला है। मोटोरोला इज अ लेनोवो ने खरीद लिया है मोटोरोला को शायद, और लेनोवो जापानीज कंपनी, नहीं लेनोवो भी चाइनीज कंपनी है, मतलब अभी भी चाइनीज ही है मेरा फोन। लेकिन अगर अच्छे फोन की तरफ जाएं तो उनका जो फ्लैश होता है वो रियली में काम करता है, अच्छा फ्लैश होता है। अब उसमें क्या होता है कि फ्लैश एट अ टाइम ऑफ फ्लैश बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ऑल ऑफ सडन इतना एनर्जी बैटरी के बस की बात नहीं है। तो क्या करना होता है, हमें एनर्जी को स्टोर करके रखना होता है। अब एनर्जी को स्टोर करके रख लेंगे और जैसी जरूरत पड़ेगा झटके से जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो ऑल ऑफ सडन क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगा। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो फोन है, मेरा जो जनरेटर है, उसमें कुछ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हो, उसमें कुछ ऐसा डिवाइस हो जो एनर्जी को स्टोर कर सके, तभी तो क्या होगा ना, झटके से अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी रिलीज करेंगे तो ऑल ऑफ सडन उतना जो बड़ा टॉर्क चाहिए उसको इनिशिएट कराने के लिए, उसका मोशन स्टार्ट कराने के लिए वो मिलेगा। अब ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस सर्किट में क्या होता है, सर्किट में होता है कैपेसिटर्स। सर्किट में कैपेसिटर्स कुछ एलिमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, इस तरह से एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे ताकि आप वो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूज कर सको। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो कैपेसिटर्स है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। कभी मैकेनिक आया होगा घर का पंखा ठीक करने, वो बोला होगा तुमको कि कैपेसिटर खराब हो गया है या कंडेंसर खराब हो गया है। तो ये जो कैपेसिटर है या जो कंडेंसर है उसके बारे में ही आज अपने को क्या करना है, पढ़ना है। आई होप मैंने इंट्रोडक्शन ठीक ठाक दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये तो हो गया भाई डे टू डे लाइफ में कि कैपेसिटर है क्या, कहाँ पर यूज आ रहा है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, कैपेसिटर को बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ना कैपेसिटर जो है वो हमने ऐसा कुछ हमने पहले नहीं पढ़ा। रजिस्टर में मैंने इतना कुछ नहीं बताया था, मैंने रजिस्टर में बस बताया था कि हाँ भाई ओम्स लॉ होता है और वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस आ गया था। क्यों ऐसा मैंने वहां पे क्यों कर दिया, क्योंकि वहां पे मेरा एक अजम्पशन था कि आपने 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया है। 10th में अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई किया था, इसलिए मैंने ऐसा सोच के पढ़ा दिया। अब कंडेंसर में या कैपेसिटर में एकदम बेसिक से बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में लगे कुछ कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है सर, रजिस्टर तो इससे बहुत आसान था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। मैं स्लो रखूंगा स्टार्टिंग के लेक्चर्स। एक बार मुझे लगे कि हाँ मैंने अच्छा खासा कंसेप्ट बिल्डअप करा दिया है आपका, तब फिर मैं क्या करूंगा, लेक्चर के पेज को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन खत्म, अब मैं गायब हो जाऊंगा। और अब कौन आ जाएगा? अरे ये तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं, ये भी स्टार्ट करना होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। अब मैं कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट ले सकता हूं। इस संडे नहीं, इससे इसके बाद वाला जो संडे होगा ना, इस संडे नहीं, कल वाला संडे नहीं, इसके बाद वाला जो संडे होगा, नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट लिया ना मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टेस्ट ले लिया है। देखता हूँ इसके बाद वाले संडे में एक और टेस्ट रख दूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर जितना पढ़ा दूंगा उसके हिसाब से। शेयर स्क्रीन, ओपन बोर्ड, शेयर। ठीक है, अब मैं गायब हो गया और मेरे जगह पर आ गया स्क्रीन। ये मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, इसमें कलर थोड़े ज़्यादा अच्छे पता चलते हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर, रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई? ठीक है, तो स्टार्टिंग में ना कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कैपेसिटर का डेफिनेशन। कैपेसिटर का कोई अगर आपको बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर्स, तो ये जो कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स आर एनर्जी। हाँ, अगर कोई कैपेसिटर का डेफिनेशन पूछे तो कैपेसिटर में बोल देंगे कैपेसिटर्स आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। कैपेसिटर्स आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। कैपेसिटर्स क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। और ये जो एनर्जी स्टोर करते हैं यहाँ पर, एनर्जी
stored is in the form of electric field। अभी ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी बस क्लियर क्या करो, ये डेफिनेशन लिख लो कि कैपेसिटर्स क्या है। कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, और किस तरह से एनर्जी स्टोर करते हैं, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे वो बिल्डअप हो, ठीक है। अब कैपेसिटर्स को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ पुरानी बातों पे बात कर लेते हैं। पुरानी बातों पे क्या है, मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास, ठीक है, मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर है। पूरा पूरा स्फीयर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर, फिर भी मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। अब हमारे पास क्या है, एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसका रेडियस कितना है, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस है कितना, कैपिटल आर, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जैसे ही कंडक्टर को चार्जेस सप्लाई करना स्टार्ट करते हो, जो भी चार्ज होता है, जैसे मान लो मैंने ये जो कंडक्टर था इसको मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लाके सप्लाई किया। अब ये चार्ज कहाँ से आ रहा है, तो कहीं इन्फिनिटी से आ रहा होगा, कहीं इन्फिनिटी से ये चार्ज मैंने क्यू तोड़ के लाया और इस कंडक्टर पे हम क्या करते हैं, सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब स्फेरिकल कंडक्टर अगर होता है तो जो भी चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इवनली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या, जो भी चार्ज है वो इवनली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब हर पॉइंट का सिग्मा क्या होगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब अगर हम ये जानते हैं, मान लो मैंने इसमें से इन्फिनिटी में से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज तोड़ के लाया और इसके सरफेस में दे दिया। अब कुछ कुछ पुरानी बातें याद रखो, जैसे अगर ये जो स्फीयर है इसके सरफेस में क्यू अमाउंट का चार्ज है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, अगर ये सरफेस का पोटेंशियल लिखना है तो सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन कैपिटल आर लिखते हैं क्या। अच्छा, ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर तब लिखते थे जब पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। हम जब ये मान लेते थे कि अगर इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो है तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखते थे, के क्यू अपॉन आर लिखते थे क्या। अच्छा, फिर हमने और क्या देखा था कि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, अब अगर एक चार्ज कंडक्टर है, फॉर अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। अब ये सब बातें, पुरानी बातें क्यों बता रहे हो सर, कुछ पढ़ने वाले बच्चे उनको लगे सर ये पुरानी बातें हैं क्यों बता रहे हो, तो पुरानी बातें पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, वो तो पढ़ते हैं, वो तो जानते हैं। कुछ है हमारे बहुत खास कुछ स्पेशल बच्चे जिनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ाया है, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, शायद उन्होंने उनके मन में कभी आए। अब देखो इसकी पूरी चांसेस है कि वो कैपेसिटर भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। फॉर अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर एनर्जी आउटसाइड द स्फेरिकल, ये यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। एनर्जी आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ये मैंने आपको ना डिराइव करके बताया था, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर। यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर एक क्यू अमाउंट का चार्ज अगर आपने स्फेरिकल कंडक्टर को दे दिया है तो इस कंडक्टर में, अब यहाँ पे फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, वो यहां से लेके इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा होगा। मान लो यहाँ पर इंफिनिटी है तो यहां से इंफिनिटी तक हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना, वहां वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा। मतलब ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r का जो एनर्जी था, ये r से लेकर, ये यहाँ पर r से लेकर इंफिनिटी तक में डिस्ट्रीब्यूट होता था क्या। ये सब बातें मैंने आपको बताई है, क्या क्या बातें याद रखना है। मैंने बोला कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसको मैंने क्या किया, इंफिनिटी से कोई कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लेके आया
और इसके सरफेस में लाके रख दिया। अब सरफेस में जैसे ही लाके रखोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा, ये जो पूरा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये जो पूरा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कितना एनर्जी स्टोर होता है, वो kq²/2r का एनर्जी स्टोर होता है। और ये जो एनर्जी है वो यहां से यहां तक ऐसे जीरो से मतलब r से इंफिनिटी तक इस तरह से फैल रहा है, ठीक है। अच्छा, और हम क्या जानते हैं कि जैसी जैसी आप इसमें इसके सरफेस में जो चार्ज है उसके कारण से इसका पोटेंशियल जो है वो kq²/r होता है। ये सब पुरानी बातें थे जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो मेरे को एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बनाना है। मैं क्या चाहता हूँ, कैपेसिटर मैंने बोला है कि कैपेसिटर क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। अब सर मेरे को एनर्जी दिख तो रहा है, मेरे को यहाँ पर एनर्जी दिख तो रहा है, लेकिन वो स्टोर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है वो जीरो से इंफिनिटी तक फैला हुआ है। अब अगर एनर्जी जीरो से इंफिनिटी तक फैला हुआ है, मतलब ये जो एनर्जी है वो स्टोर करने लायक नहीं है। मतलब वो इस तरह के ये जो फैला हुआ एनर्जी है, इसको आप कहीं पर बंद करके या कहीं पर स्टोर करके नहीं रख सकते। मतलब ये जो अरेंजमेंट है वो मेरा काम नहीं कर रहा। मेरे को एनर्जी तो चाहिए, मेरे को एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो एनर्जी को क्या कर सके, स्टोर कर करके रख सके, कंफाइन करके रख सके। मैंने ये कंडक्टर में देखा कि कंडक्टर में अगर मैं क्यू अमाउंट का चार्ज दे तो रहा हूं, तो उस केस में क्या हो रहा है, चार्ज मैंने दिया, एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन ये जो एनर्जी है वो आर से इंफिनिटी तक बिखरी है ना, मतलब अपना पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब इसके बारे में आगे और बात करेंगे कैसे ये सॉल्व होगा। अच्छा, अब यहां पर क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये देखा कि जो सरफेस का पोटेंशियल है, ये जो सरफेस का पोटेंशियल है, ये सरफेस का पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, यहां और ये सरफेस का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इंफिनिटी का। ये जो मैं सरफेस का पोटेंशियल लिख रहा हूं वो एक्चुअल में क्या है, v सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। इसका वैल्यू कितना है, कैपिटल kq/r। अब सिंस v इंफिनिटी का वैल्यू जीरो अजम्पशन मानते हैं, इसलिए v सरफेस का वैल्यू kq/r लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा कि v सरफेस हटा देते हैं, ये जो मैंने देखा कि जो पोटेंशियल है, सरफेस का पोटेंशियल जो है के क्या है, के कैपिटल, ये तो यूनिवर्सल सॉरी कैपिटल के जो है वो 1/4πε0 है, ये तो कांस्टेंट है। आर, एक बार आपने कंडक्टर बना दिया तो उसका जो आर है वो भी कांस्टेंट है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो पोटेंशियल है सरफेस का, वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। अब जितना ज्यादा चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कराओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा ना। आप चार्ज बढ़ाते जाओ, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, इसका मतलब मैं ये देख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा आ रहा है, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। जो करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर इसको हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इस तरह का इक्वेशन बनाया था क्या, v इक्वल्स टू आई इंटू आर का। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही रिलेशन बन रहा है क्या, हमने क्या देखा कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इसके सरफेस वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू करते जाएंगे उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा क्या। तो यहां पर भी ना फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं पसंद होता, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं। अब कैसे हटाएंगे, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे c, यहां पर हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे c। और c आप जो सोचते हो वो नहीं है, c यहां पर क्या है, c यहां पर है कैपेसिटेंस। ये c का मतलब क्या है, c का मतलब है कैपेसिटेंस। ये धीरे धीरे सारे टर्म्स क्लियर करते जाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, जितना बताता जा रहा हूं उसको बस याद रखते जाना। अभी हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने कंडक्टर से स्टार्ट किया और हमने ये देखा कि कंडक्टर के सरफेस का जो पोटेंशियल है वो kq/r है। अब अगर मेरे को सरफेस का पोटेंशियल इंक्रीज कराना है, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें जो चार्ज इसके सरफेस पे स्टोर किया गया है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पोटेंशियल जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको भगाते हैं। कैसे भगाएंगे, मल्टीप्लाइंग का कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया और उस कांस्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, c। अब ये q जो है वो cv के बराबर है। अब यहाँ पर ये जो c मैंने लिखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। बात समझ में आए, अभी तक मैंने कैपेसिटेंस डिफाइन नहीं किया। जैसे यहाँ पर हम क्या करते थे, r का कांस्टेंट लिख देते थे, उसके बाद रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था क्या,
तो अब क्या करेंगे, सी को डिफाइन करेंगे। बात समझ में आया? तो इतना जो मैंने लिखा है उसको स्क्रीन पॉज करके क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको क्या करूंगा, हटाता हूं। अब क्या करते हैं ना, ये कैपेसिटेंस सी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये जो कैपेसिटेंस है या जो सी मैंने लिखा है, ये जो कैपेसिटर्स है ना, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, उसका ये कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करना है वो देखना है। ये कैपेसिटेंस वर्ड ना कैपेसिटी वर्ड से मिलके आ रहा है, ठीक है। कैपेसिटेंस, ये जो मैंने सी यहां पर लिखा था कैपेसिटेंस का, ये कैपेसिटेंस का जो सी मैंने लिखा था उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है उसे उसका कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, Q का वैल्यू जो है वो C अपॉन V आया था। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि if the potential difference is 1 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, इसके सरफेस पे और इन्फिनिटी पे। ये जो PD है यहाँ पे जो मैंने V लिखा था वो एक्चुअल में इन्फिनिटी और इसके सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अगर सरफेस का, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है तो V के प्लेस में 1 वोल्ट रखने पर Q का वैल्यू C के इक्वल आ जाएगा क्या। मतलब हम क्या कर सकते हैं, capacitance is equal to capacitance is equal to the charge stored by capacitor, the charge stored by capacitor या कंडक्टर लिखो, कैपेसिटर नहीं, the charge stored by conductor, capacitance is equal to the charge stored by conductor if the potential of the surface, if the potential of the surface is 1 वोल्ट। अगर इसके सरफेस का पोटेंशियल 1 वोल्ट है और इस 1 वोल्ट पे आप जितना चार्ज इसमें स्टोर कर पाओगे ना, वही क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। या सिंपल समझ लो, कैपेसिटेंस मतलब ये कैपेसिटी वर्ड से आता है, और कैपेसिटी किस चीज का, तो होल्ड द चार्ज। अब होल्ड द चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को ही हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। अच्छा, और भी एक तरह से आप इसके डेफिनेशन को समझ सकते हो, देखो कैसे। अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरे पास कंडक्टर है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। देखो कैपेसिटेंस पहले मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने कंडक्टर से स्टार्ट किया। मैंने कंडक्टर में बस आपको इतना बताया कि अगर आपने कंडक्टर को Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो उसके सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ अपॉन R। अब ये देखा जा रहा है कि जो सरफेस का पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज Q के। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये मैंने कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए डिफाइन किया है, लेकिन इन जनरल जो है, जो चार्ज स्टोर्ड किसी भी कंडक्टर पर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। बात समझ में आ रहा है? अब इसी से हमने क्या किया, Q इक्वल्स टू सी इंटू वी, इसी से हमने Q इक्वल्स टू सी इंटू वी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के C इंटू वी लिख दिया। अब ये जो C है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो भी कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस है। अब सर ये कैपेसिटेंस वर्ड क्या है, तो कैपेसिटेंस का सबसे सिंपल डेफिनेशन है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। किसी भी कंडक्टर की वो कैपेसिटी जिससे वो चार्ज स्टोर करता है, या किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोलेंगे। अब यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे किया, हमने ये बोला कि कैपेसिटेंस जो होगा वो इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड हो जाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस या V का वैल्यू जो है अगर 1 कर देंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो Q के इक्वल हो जाएगा क्या। आप इसी कैपेसिटेंस को ना इस तरह से भी बोल सकते हो, आप कैपेसिटेंस को क्या बोल सकते हो कि capacitance is equal to capacitance is equal to the charge stored by conductor,
charge stored by conductor in order charge stored by conductor in order to increase its potential in order to increase its potential by 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर 1 वोल्ट से इंक्रीज करना है तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आप उस पर सप्लाई करोगे वही उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ बस वो मानते जाओ, याद करते जाओ। हमने स्टार्ट कैसे किया, Q इक्वल्स टू CV से, और हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर V का वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए, मान लो मेरे को किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाना है, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा वही क्या है, उसका कैपेसिटेंस। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है। ओम्स लॉ में हमने V इक्वल्स टू I इंटू आर पढ़ा था, और यहां से रेजिस्टेंस जो होता था वो V और I का रेशियो था। क्या, V और I का रेशियो, किसी भी सर्किट का वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता था वो रेजिस्टेंस होता था। इसका ये मतलब नहीं होता था कि रेजिस्टेंस जो है, इसका ये मतलब कभी नहीं होता था कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज के या करंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब ये कभी नहीं होता था कि ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वोल्टेज और करंट पे। मान लो मैं बोलूं कि यहाँ पर एक मेरे पास रेजिस्टेंस है R ओम का, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर पहले अगर वोल्टेज, पहले जो मैंने बैटरी कनेक्ट किया था वो अगर V वोल्ट का था, तो यहाँ पर करंट कितना होता है, V अपॉन R का होता। ठीक है, अच्छा, मान लो अगर ये जो बैटरी है इसको अगर मैं 2V वोल्ट का रख दूं, तो जो नया करंट है वो क्या हो जाएगा, 2V अपॉन R हो जाएगा। क्या, तो हम क्या देख रहे हैं कि सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज हो जाता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या है, वो अभी भी R है। क्या, जितना रेजिस्टेंस पहले था उतना ही रेजिस्टेंस अभी भी है। अगर आप V का वैल्यू चेंज करते हो सर्किट में, तो चेंज क्या होगा, करंट। जैसे ओम्स लॉ था कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही बोलते थे। इसका ये मतलब है कि जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो बाहर के अप्लाइड वोल्टेज और इसके थ्रू जो करंट मूव करता है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उन दोनों का रेशियो रेजिस्टेंस के इक्वल जरूर आ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले अगर करंट I फ्लो कर रहा था ना, तो अब करंट सीधा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। उससे क्या हो जाएगा, अगर आपने वोल्टेज को 2V कर दिया तो जो करंट है वो भी क्या हो गया, 2I। लेकिन 2V और 2I का रेशियो अभी भी कितना आएगा, R आएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं ये लिखूं Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो अपने को ऐसा लगता है कि सिंस कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और वोल्टेज का रेशियो है, तो चार्ज और वोल्टेज को चेंज करने से कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये चार्ज और वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वोल्टेज को कैपेसिटेंस जरूर बोलते हैं, ये चार्ज और वोल्टेज का रेशियो है, वो कैपेसिटेंस जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसे V और I का रेशियो R था, उसी तरह Q और V का रेशियो कैपेसिटेंस है। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, तो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा था, रो L अपॉन A। किसी भी कंडक्टर का अगर आपको रेजिस्टेंस चेंज करना होता था तो आप उसका या तो लेंथ चेंज कर दो, या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दो, या मटेरियल चेंज कर दो, तब आप उसका रेजिस्टेंस चेंज कर पाते थे। मतलब जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। सर्किट में क्या वोल्टेज आपने रेजिस्टर के थ्रू क्या वोल्टेज मेंटेन किया है, इससे उसका रेजिस्टेंस के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट यहां पर भी होगा। Q और V का जो रेशियो है वो कैपेसिटेंस के इक्वल जरूर हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्या वोल्टेज कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट किया है जिससे उसका कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ेगा। मतलब एक बार आपने कंडक्टर बना दिया ना, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बस इतना समझ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करते हैं। अभी धीरे धीरे क्या करेंगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत गर्मी है भाई, हाई गर्मी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर। देखो हमने ये रिलेशन डिराइव किया था ना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये स्फेरिकल कंडक्टर के लिए डिराइव किया है, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, ये किसी भी कंडक्टर के लिए वैलिड है। ठीक है, Q इक्वल्स टू C इंटू V जो है वो किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए वैलिड है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर।
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अब स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लो इस तरह का हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r और इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना है, q का है। हमने क्या देखा, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज। कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज। अब यहाँ पर जो चार्ज इसने स्टोर किया इस स्फीयर में, ये अगर मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज क्यू इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q डिवाइडेड बाई वोल्टेज। अब अगर आप इसका पोटेंशियल लिखोगे, एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ का, जहां से तोड़ के आपने चार्ज लाया है, चार्ज को इन्फिनिटी से तोड़ के यहाँ पर लाते हैं क्या, तो एक्चुअल में ये जो V लिखते हैं ना यहाँ पर, ये जो V एक्चुअल में लिखते हैं वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स from which charges are being transferred, from which charges are being transferred, charges are being transferred, ठीक है। एक्चुअल में ये v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब सिंस इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है इसलिए बार बार मैं v लिख दे रहा हूं, एक्चुअल में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैपेसिटेंस को क्या लिखेंगे, अब इसका सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखते हैं, सरफेस का पोटेंशियल ऐसा होता है क्या, के क्यू अपॉन आर। अब ये Q से ये Q कैंसिल कर दोगे अगर, और K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो K का वैल्यू क्या होता था, 1/4πε0 और ये R ऊपर। अब 1/4πε अगर ऊपर चला गया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, 4πε टाइम्स ऑफ R। ऐसा कुछ कैपेसिटेंस का वैल्यू आ रहा है क्या। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैपेसिटेंस आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 4πε0, ये तो कांस्टेंट हो गया। ये जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कैपेसिटर का या स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। अब वो चार्ज क्यों स्टोर कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो चार्ज स्टोर करेगा वो उसमें एनर्जी बिखेरना स्टार्ट कर देगा। तो हम उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी अगर देखेंगे तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। ये कभी भी वोल्टेज या कैपिटल क्यू पे डिपेंड कर रहा है। देखो वोल्टेज और कैपिटल क्यू को ही डिवाइड करके हमने कैपेसिटेंस निकाला। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस होता था सर्किट का, उसी तरह से चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो जो है वो कैपेसिटेंस है। लेकिन कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करेगा, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस सिर्फ उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है या 4πε0 कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, अब यहां पर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर मेरे पास 4πε0 r का आ गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसका यूनिट डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ये जो कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया इसका एसआई यूनिट क्या होगा ये डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस का अगर मेरे को एसआई यूनिट लिखना है, क्यू का चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, 1 कूलम, COULOMB, 1 कूलम। और वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है, 1 वोल्ट। अब ये जो 1 कूलम पर वोल्ट है ना, ये जो 1 कूलम पर वोल्ट है, इसी को हम क्या बोलेंगे प्यार से, 1 फैरेड। 1 फैरेड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, ये फैरेडे के नाम से है। तो जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है फैरेड, या आप इसको कूलम पर यूनिट वोल्टेज भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप अर्थ, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास अगर एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, 4πε0 into R, और इसका एसआई यूनिट क्या है, 1 फैरेड। मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है 10 मीटर। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस का वैल्यू है 10 मीटर का, और मुझे उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो सी को क्या लिखेंगे, 4πε0 टाइम्स ऑफ 4πε टाइम्स ऑफ रेडियस का मतलब 10। अब ये 4πε0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आप 4πε0 का वैल्यू निकालोगे तो हम ये जानते थे ना कि 1/4πε0 जो है वो 9 into 10 to power -9 के बराबर है, ऐसा ही कुछ होता है ना, नहीं +9 होता है शायद, +9, 9 into 10 to power +9 होता है। इसका मतलब 4πε0 का वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 9 into 10 to power 9 है क्या। अब अगर आप ये 4πε0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो देखो ऐसा आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 9 into 10 to power 9। अब इसका वैल्यू जो भी आएगा बहुत छोटा आएगा क्या,
जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा बहुत छोटा वैल्यू आएगा। अच्छा, अब अगर बहुत छोटा वैल्यू है तो क्या करते हैं, कंडक्टर का रेडियस बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब 10 मीटर का कंडक्टर भी अगर सोचोगे ना, 10 मीटर रेडियस वाला कंडक्टर तो बहुत बड़ा कंडक्टर है। मान लो मैं जनरली हमारा जो हाथ होता है ये टोज से, ये फिंगर्स से लेके जहाँ पे जॉइंट्स है, वो जनरली क्या होता है 1.5 मीटर्स का होता है। ये 1.5 मीटर है, इसको इमेजिन करके अगर स्फीयर सोचोगे तो सोच लो कितना बड़ा है। 10 मीटर का इमेजिन कर लो, वो देख लो कितना बड़ा है। ठीक है, अच्छा, फिर भी अगर तसल्ली नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन आता है, इफ अर्थ इज अ कैपेसिटर, इफ अर्थ इज अ कंडक्टर, if earth is a conductor, then find its capacitance. If earth is a conductor, then find its capacitance. CAPICITANCE। ठीक है, अब फिर से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स का रेडियस होता है। मान लो अगर मेरे को अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो फिर से क्या रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करोगे ना, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी वैल्यू आएगा, इसका पता है इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना आता है, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आता है 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे तो फैरेड होगा ना। तो जनरली हमने क्या देखा कि अगर अर्थ के शेप का भी कंडक्टर है, अर्थ के साइज के बराबर का भी अगर कंडक्टर है, तब भी उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड से बहुत छोटा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि 1 फैरेड जो है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, SI यूनिट of capacitance is a very large quantity, ठीक है। अब तुम खुद से इमेजिन कर लो कि अगर अर्थ के शेप का कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड से बहुत कम है, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट कर लो। मतलब आप चाहो तो नोट लिख सकते हो, इन दिस यूनिवर्स it is not possible to have a capacitance of 1 फैरेड। तो अगर 1 फैरेड नहीं हो सकता तो हम छोटे यूनिट्स यूज करेंगे क्या, तो इन जनरल जो हम कैपेसिटेंसेस के यूनिट यूज करते हैं वो होता है 1 माइक्रोफैरेड, 1 पिकोफैरेड। ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, पिको मतलब 10⁻⁻12 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसा यूनिट फैरेड है और छोटे यूनिट्स या जो यूनिट्स यूज करते हैं वो माइक्रो होता है, पिको होता है एंड सो ऑन होता है। तो अभी तक देखो मैंने तुम्हें चैप्टर में क्या क्या सिखाया कि कैपेसिटर्स कुछ तो ऐसे डिवाइसेस है जो एनर्जी स्टोर करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस चाहिए जो झटके से एनर्जी रिलीज कर सके। अब वो कौन करेंगे, तो वो करते हैं चार्ज कंटेनिंग कंडक्टर्स जो होते हैं। जैसे ही कंडक्टर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट करते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट होगा, इसका मतलब उसके आसपास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर हमने डिफाइन करने की कोशिश की किसी भी कंडक्टर के चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को। अब किसी भी कंडक्टर का चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कंडक्टर, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ये तो हो गया चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट इंक्रीज ऑफ वोल्टेज। 1 वोल्ट का अगर आपने कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाया, उसमें आप कितना एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर कर पाओगे, वही उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। मैंने बहुत ही बेसिक रखने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में होगा कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे, अरे नहीं समझ में आएगा तो कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, याद रखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब कहानी आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अच्छा, अब
ये बात तो समझ में आ गया कि जो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो मैंने बोला कि 10 मीटर के रेडियस का तुम्हारे पास कंडक्टर है। अरे 10 मीटर का रेडियस का कंडक्टर रखने के लिए भी तो अच्छा खासा जगह चाहिए, तो इतना बड़ा फिजिक्स क्लास इतना सा होता है, किसी किसी स्कूल के कॉलेज में तो होता भी नहीं। तो अगर इतना बड़ा तुम कंडक्टर बना दोगे तो तुम चार्ज स्टोर कर पाओगे क्या? नहीं। मतलब यहाँ पर ये जो डिवाइस है, वो ये जो कंडक्टर है वो चार्ज तो स्टोर कर ले रहा है, लेकिन ना ही मेरे को प्रॉपरली यहाँ से एनर्जी मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है एनर्जी प्रॉपरली? एनर्जी है, बिल्कुल एनर्जी है, लेकिन वो आर से इन्फिनिटी तक बिखरा पड़ा है क्या? बहुत दूर तक एनर्जी एक्सपैंड कर रहा है। तो ये जो एनर्जी एक तो बिखरा पड़ा है, कोई काम का नहीं है। दूसरा, इसकी अगर कैपेसिटेंस अगर बढ़ानी पड़े तो इसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये इस तरह का जो अरेंजमेंट है स्फेरिकल कंडक्टर, वो मेरे काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, या जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा कंडक्टिंग प्लेट लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कंडक्टिंग प्लेट लिया। न्यूट्रल ले लेते हैं पहले। कंडक्टिंग प्लेट है, कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा। अब ये जो कंडक्टिंग प्लेट है न्यूट्रल था, मान लो मैंने इसको क्या किया, इस वाले कंडक्टर को कुछ तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई दिया, कुछ तो मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। मान लो इसके सरफेस का पोटेंशियल है अभी V प्लस। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग प्लेट लिया और कंडक्टिंग प्लेट को कुछ तो क्यू अमाउंट का चार्ज सप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आप इसको क्यू अमाउंट का चार्ज सप्लाई करोगे, इसका पोटेंशियल जो है वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, V प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब तुम जितना चार्ज बढ़ाना चाहोगे, तुम जितना चार्ज स्टोरिंग इसका चार्ज बढ़ाना चाहोगे, तुमको पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसका कैपेसिटेंस, मान लो अगर इसका कैपेसिटेंस अभी C है, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, मैंने क्या बताया था, किसी भी शेप का जो कंडक्टर है उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है। अब इसका कैपेसिटेंस अगर मैं अभी डिफाइन करूं, तो इसका कैपेसिटेंस में क्या बोल रहा हूं, क्यू चार्ज मैंने स्टोर किया था V वोल्ट के पोटेंशियल पर। ठीक है, अच्छा। क्या करते हैं ना, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, इसके सामने एक और प्लेट लाके रख देते हैं। ये जो कंडक्टिंग प्लेट था ना, इसके सामने एक और प्लेट लाके रख देते हैं। ठीक है, और ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, मान लो इसके पास चार्ज है -Q का। अब जैसे ही आप एक -Q का चार्ज इस +Q वाले कंडक्टर के पास लेके आओगे, इस -Q के कारण, इसको क्या हो गया, इस -Q के कारण, ये V प्लस है, हाँ, इस -Q के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? जैसे अभी अगर मेरे को मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल निकालना है, तो +Q के कारण जो पोटेंशियल है वो तो लिखना ही पड़ेगा, और ये नेगेटिव चार्ज वाला जो रॉड आया उसके कारण भी पोटेंशियल लिखेंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो जो नया कैपेसिटेंस है C डैश, वो ऐसा लिखेंगे क्या, Q V प्लस, इसके कारण पोटेंशियल कुछ कम हो गया, माइनस और V माइनस। अब अगर पोटेंशियल का वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर पोटेंशियल का वैल्यू कम हो गया, अगर आपने पोटेंशियल का वैल्यू कम कर दिया, मतलब आपने कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर दिया क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो पोटेंशियल था पहले V प्लस था, अब V प्लस में से कुछ माइनस कर दिया मैंने, V माइनस कर दिया, तो अगर इसका वैल्यू कम हुआ मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गया क्या? चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गया, या ऐसा बोल सकते हैं कि सेम चार्ज को स्टोर करने के लिए अब जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो कम होगा। तो सेम चार्ज को स्टोर करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो कम हो गया। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है, या ये जो अरेंजमेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, अगर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, द कैपेसिटेंस of the conductor, the capacitance of the conductor has increased। सर नहीं आया समझ में? अरे ध्यान से देखो भाई, हमने क्या बोला कि पहले जो मेरे पास कंडक्टर था उसका कैपेसिटेंस कैसे था, C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V प्लस, इसका जो भी पोटेंशियल था उन दोनों का रेशियो जो था वो मेरा कैपेसिटेंस हो गया। अब जैसे ही तुम एक नेगेटिव प्लेट को इसके पास लेके आओगे तो आपने ये V प्लस का वैल्यू कम कर दिया ना। अगर ये V प्लस का वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये वैल्यू कम हो गया तो C डैश का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब फॉर द सेम चार्ज के लिए अब जो इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे अगर Q, मान लो Q कांस्टेंट है, ये कम हो गया, तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, C डैश का वैल्यू बढ़ गया क्या?
तो जैसे ही मैं एक नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट को इसके पास लेके आ रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट को अगर मैं इसके पास लेके आऊंगा तो जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू बढ़ गया क्या? और एक फायदा हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज का प्लेट है। अब जो भी फी लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, जो भी फी लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा वो नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट के पास चला जाएगा। जो भी फील्ड पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट से निकला वो नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट में जाके मर्ज कर जाएगा क्या? इसका मतलब जो एनर्जी था, जो एनर्जी है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण है, ये माइनस क्यू चार्ज के। अब जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं तक एनर्जी होता है क्या? तो मैंने दो काम कर दिया भाई साहब। क्या कर दिया? इस तरह का अरेंजमेंट बनाने से मैंने दो काम कर दिया। पहला काम मैंने ये किया कि जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी थी, एक सिंगल कंडक्टर की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी थी, मैंने वो इंक्रीज कर दिया। वो कैसे इंक्रीज हो गया? जैसे मैंने एक नेगेटिव चार्ज इसके पास लेके आया, एक नेगेटिव चार्ज पास लेके आने से इसका खुद का पोटेंशियल कम हो गया, मतलब इसका नेट पोटेंशियल कम हो गया। नेट पोटेंशियल कम होने से इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका मतलब अगर मान लो पहले इसका वोल्टेज था, पहले इसका वोल्टेज था 10, V माइनस से क्या हो जाएगा, V माइनस लाने से अब इसका 9 वोल्ट का हो गया। तो अब अगर तुम इसमें 1 वोल्ट का अगर तुम इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे तो तुम और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे क्या? पहले 10 में तुमने कितना स्टोर किया था, Q। अब तुम 9 में ही अगर Q स्टोर कर रहे हो, तुमने अगर 1 वोल्ट और इंक्रीज कर दिया तो Q से ज्यादा Q डैश स्टोर कर लेंगे ना। तो एक तो हमने इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, और दूसरा जो पहले जो एनर्जी थी कंडक्टर वाले केस में, स्फेरिकल कंडक्टर वाले केस में एनर्जी बिखरी पड़ी थी, जीरो से इन्फिनिटी, सॉरी रेडियस से सरफेस से इन्फिनिटी तक एनर्जी बिखरी पड़ी थी, उसको मैंने कन्फाइन कर दिया। क्या? अब अगर एनर्जी कन्फाइन कर दिया गया है, मतलब ये एनर्जी बाद में यूज में भी लाया जा सकता है, इसको स्टोर करना ज्यादा आसान है। कोई भी चीज अगर फैला हुआ है, जैसे रेडियस से इन्फिनिटी तक फैला है, उसको स्टोर करके रखना मुश्किल है। लेकिन अगर एनर्जी यहां से यहां तक लिमिट हो चुका है तो उसको स्टोर करना भी आसान हो गया। क्या? इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है, प्लेट्स का जो अरेंजमेंट है, इससे मेरे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी मतलब जो फील्ड जनरेट कर पाएंगे वो भी स्ट्रांग होगा, और जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो क्या है, कंफाइंड रीजन में। अगर वो कंफाइंड रीजन में है मतलब हम उसको अपने जरूरत के हिसाब से स्टोर कर पाएंगे। अब ये जो दो प्लेट्स का अरेंजमेंट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स। ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स का अरेंजमेंट है इस तरह से, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, जिसके बारे में हमें क्या करना है, डिटेल से आगे पढ़ना है। तो आज मैंने ना बस इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की है कि कंडक्टर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कंडक्टर में जो एनर्जी है वो है, एनर्जी था, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, लेकिन एनर्जी बिखरा पड़ा था, कोई काम का नहीं था। तो उस बिखरे हुए एनर्जी को समेटने का एक तरीका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें हमने क्या कर दिया, दो प्लेट्स को लाके रख दिया, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंफाइंड हो गई, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटेंस भी हम जो कैपेसिटी वो भी इंक्रीज कर दिया। बात समझ में आए? इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा स्लो रखेंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। आज इतना ही रहने देते हैं। मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग में आप जो एनसीईआरटी बुक है ना आपका, उसको पढ़ो। उसको पढ़ोगे आपको एक तो थोड़ा अच्छा आइडिया भी मिलेगा, और दूसरा आपको कैपेसिटर्स का समझ में भी आएगा, मतलब भी समझ में आएगा कि होते क्या कैपेसिटर्स। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।